हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च मेथड्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये लास्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का। रिसर्च मेथड्स का ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रिपोर्टिंग एंड इवेल्युएटिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। ये टॉपिक मैं इन के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है रिसर्च मेथड्स, सब्जेक्ट कोड है MPC 005, और आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 4 का यूनिट 4 यानी कि रिसर्च मेथड का लास्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रिपोर्टिंग एंड इवेल्युएटिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसको एकदम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। रिसर्च तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक उसके फाइंडिंग्स को प्रॉपर रिपोर्ट करके प्रेजेंट ना किया। ठीक है, जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाता है, चाहे इंटरव्यू के थ्रू हो या किसी और मेथड से, अगला स्टेप होता है उस डेटा को एनालाइज करना, यानी डेटा कलेक्शन, फिर डेटा एनालाइज करना, उसको फिर इवेलुएट करना और क्लियरली रिपोर्ट करना। ये रिपोर्ट्स हेल्प करती हैं लोगों के बिहेवियर, इवेंट्स या प्रैक्टिसेस को समझने में, और आगे चल के नए रिसर्च के बेस भी बनती हैं ये रिपोर्ट्स। तो इस यूनिट में हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च का डेटा कैसे इवेल्युएट और रिपोर्ट किया जाता है और इसका रियल वर्ल्ड में क्या यूज है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च, इवेल्युएशन एंड रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इवेल्युएटिंग डेटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या इसका मतलब होता है, क्या कॉन्सेप्ट है ये इवेल्युएशन का, डेटा इवेल्युएशन का क्वालिटेटिव रिसर्च में। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है, हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च की। ठीक है, तो इवेल्युएटिंग डेटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च। जब आपने इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स या फील्ड नोट्स के थ्रू डेटा मान लीजिए कलेक्ट कर लिया, उसके बाद ज़रूरत होती है उस डेटा को सिस्टमैटिक तरीके से एनालाइज और इवेल्युएट करने की, समझने की बेसिकली। तो इवेल्युएशन का मतलब यहाँ होता है ये देखना कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है क्या वो रिसर्च के गोल को फुलफिल कर रहा है या नहीं। ये होता है इवेल्युएशन का मतलब। तो इस प्रोसेस के जरिए रिसर्चर को ये समझ आता है कि किस बिहेवियर के पीछे क्या रीजन हो सकता है और क्या पैटर्न्स या प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं और उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इस रिसर्च से ये पता चलता है, इस प्रोसेस से। इससे फाइंडिंग्स मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन बन जाती हैं, जो सिर्फ लिखी हुई बातों तक सीमित नहीं होती बल्कि रियल लाइफ सिचुएशंस को भी जस्टिफाई करती है। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ इवेल्युएटिंग डेटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इंटरव्यूज, क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन, ये सब होते हैं, और भी इससे ज़्यादा भी होता है। जो पीछे भी हमने पढ़े वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च ही। तो इवेल्युएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसका मेन गोल होता है कलेक्टेड डेटा को समझना। इवेल्युएशन की बात कर रहे हैं, इवेल्युएशन का मेन गोल होता है जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको समझना, पैटर्न्स और रीजंस ढूंढना उस डेटा में। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से लेबलिंग होती है, कैटेगराइजेशन होता है और पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कलेक्टेड डेटा को समझना, पैटर्न्स और रीजन ढूंढना, और किसी भी बायस या कंफ्यूजन को रेड्यूस करना। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं इनको डिटेल में। तो सबसे पहले आता है रीडिंग द डेटा। सबसे पहले आपको पूरे डेटा को ध्यान से पढ़ना होता है, चाहे वो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट हो, ऑब्जर्वेशन नोट्स हो या वीडियोस। तो रीडिंग द डेटा, इसका मकसद है कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट दोनों को समझना। यानी जो लिखा हुआ उसको तो आप समझ रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में वो बोला जा रहा है उसको भी समझना। तो डेटा को पहले हम क्या करते हैं, पूरे ध्यान से पढ़ते हैं, रीड करते हैं। फिर कैटेगराइजिंग द डेटा। अब आपको डेटा को सॉर्ट करना होता है, कैटेगराइज करना होता है। सिमिलर जो रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उनको एक थीम के अंडर फॉर्म करना होता है। जैसे सजेशंस, हमने मान लीजिए अलग अलग कैटेगरी बना ली, सजेशंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, स्ट्रेंथ्स, इमोशंस। अब उनके अकॉर्डिंग जो जो डेटा जहाँ बिलोंग करता है वहाँ पे हम उसको रख देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं बेसिकली। फिर होता है लेबलिंग द कैटेगरीज। अब उन कैटेगरीज को लेबल करते हैं, हर ग्रुप या कैटेगरी को एक मीनिंगफुल नाम देते हैं। जैसे अगर लोग नए आइडियाज़ दे रहे हैं तो उस कैटेगरी का नाम हम दे सकते हैं प्रोपोजिशंस। वो कुछ प्रपोज कर रहे हैं नए आइडियाज़ को, तो उसको हम उस कैटेगरी को नाम दिया हमने प्रोपोजिशंस। लेबलिंग कर लिया हमने। अब आइडेंटिफाइंग कॉजल रिलेशनशिप,
ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपको देखना है कि एक कैटेगरी का दूसरी से क्या रिलेशन है, क्या कोई पैटर्न या कॉज इफेक्ट दिख रहा है। जैसे कि अगर लो इनकम ग्रुप के ज़्यादा लोग लो मोटिवेशन मेंशन कर रहे हैं मान लीजिए, तो हो सकता है कि सैलरी का फैक्टर उसका मेन कॉज हो। तो आपको कॉज और रिलेशनशिप को इसमें आइडेंटिफाई करना है, समझना है, जानना है। फिर आता है रिकॉर्डिंग और फाइलिंग द डेटा। जो भी कंक्लूजन्स आपने निकाले हैं उनको डॉक्यूमेंट करिए। ये फाइंडिंग्स फ्यूचर रिसर्च के लिए वैल्यूएबल रेफरेंस बन सकती है, स्पेशली जब आप सेम या सिमिलर ग्रुप पर काम कर रहे हो। तो ये हो गया पांचवा, रिकॉर्डिंग और फाइलिंग द डेटा। तो ये सारे हो गए स्टेप्स ऑफ इवेल्युएटिंग डेटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च, ये सारे स्टेप्स। इसके बाद आता है स्ट्रेटजीज ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वालिटेटिव रिसर्च में। जब आपके पास क्वालिटेटिव डेटा रेडी हो जाता है, जैसे इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप्स, ये सब, तब उसको इंटरप्रेट करने के कुछ कॉमन स्ट्रेटजीज होती हैं। कैसे उसको समझना है, बेसिकली उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज होती है। तो इनका गोल होता है डेटा को क्लियरली समझना, पैटर्न्स को हाईलाइट करना, थीम्स को, और फाइनल रिपोर्ट के लिए स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करना। अब चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। सबसे पहली है फाइनल लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स। सबसे सिंपल और कॉमन स्ट्रेटजी होती है कि आप कोडिंग और कैटेगराइजिंग के बाद एक फाइनल समरी बना लेते हैं। कैटेगराइज कर लिया आपने, उसको लेबल कर लिया, उसके बाद आपने एक फाइनल समरी बना लेते हैं। इसमें की पॉइंट्स या मेन ऑब्जर्वेशंस लिखी जाती है फाइनल समरी में। कौन कौन से की पॉइंट्स और कौन कौन से मेन ऑब्जर्वेशंस है ये लिख लिया। ये लिस्ट आपके डिटेल रिपोर्ट एक्सप्लेनेशन का बेस बन जाती है। तो फाइनल लिस्ट ऑफ फाइंडिंग्स, क्या क्या फाइनल फाइंडिंग्स हैं वो आप करते हो। जैसे कि सोच लो, जैसे एक लिस्ट हो, मोस्ट स्टूडेंट्स प्रीफर फ्लेक्सिबल डेडलाइंस, ग्रुप वर्क इंक्रीजेस एंजाइटी। तो ये सब पॉइंट्स आपने डेटा से निकाले हैं। तो इस तरीके से की ये फाइंडिंग्स होती हैं। सेकंड है इलेबोरेट नैरेटिव्स। कई बार सिंपल समरीज जो है काफ़ी नहीं होती है, तब रिसर्चर स्टोरीज या नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं। ये होती है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, जो इंटरव्यूज, डिस्कशन या ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है। आपने छोटा सा समरी लिख दिया, उससे हो सकता है किसी को समझ में ना आ जाए, तो उसको डिटेल में इलेबोरेट करना पड़ता है। तो इलेबोरेट नैरेटिव्स, जैसे आप किसी स्टूडेंट का कोट यूज़ करो, जैसे स्टूडेंट बोल रहा है, आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई टॉक इन स्मॉल ग्रुप्स। इस तरह की नैरेटिव स्टाइल से आप थीम्स और इमोशंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। थर्ड होता है यूजिंग अ मैट्रिक्स। थर्ड स्ट्रेटजी है यूजिंग अ मैट्रिक्स, चार्ट्स विथ वर्ड्स। ये सब चार्ट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ये एक विजुअल मेथड होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। मैट्रिक्स का मतलब है एक क्रॉस टेबल में जो चार्ट बनाते हैं ना, वो होता है मैट्रिक्स, जिस पर नंबर्स की जगह वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो इससे आप इजीली कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट ग्रुप्स, थीम्स या रिस्पॉन्सेज अक्रॉस वेरिएबल्स। जैसे अगर आप एग्जांपल लें कि जेंडर, आपने एक मैट्रिक्स बनाया है, चार्ट बनाया है, इसमें जेंडर है बॉयज़ और गर्ल्स, और कॉस्मेटिक ब्रांड कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए 3 तरह के कॉस्मेटिक ब्रांड है ए बी सी। तो बॉयज़ कितना यूज़ कर रहे हैं, गर्ल्स कितना यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से आपने अगर कैटेगराइज कर लिया, टेबल फॉर्मेट में दे दिया, तो इस मैट्रिक्स से आप तुरंत देख सकते हो किस जेंडर ने कौन सा ब्रांड ज़्यादा यूज़ किया। एकदम क्लियरली इससे डेटा आपको इंटरप्रिटेशन हो जाता है, ईजिली समझ जाते हो। तो ये स्ट्रेटजीज जो है डेटा को क्लियरली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती हैं, ताकि रिसर्चर फाइंडिंग्स को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सके और स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सके। अब है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग। हमने इवेल्युएशन तो पढ़ लिया, इवेल्युएट कर लिया आपने, अब रिपोर्टिंग जो उसका फाइनल स्टेप होता है। किसी भी रिसर्च का रिपोर्ट करना सबसे ज़रूरी होता है। तो अब वो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च। जब आपका पूरा रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है आपने रिसर्च के फाइंडिंग्स को क्लियरली और सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट किया। आपने एक रिपोर्ट बनाई और अच्छे से, जैसे आप अगर अपना साइकोलॉजी में अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको भी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी सेकेंड ईयर में। तो वो रिपोर्ट में आप कैसे बनाएंगे, जो जो आपकी फाइंडिंग्स है, जो जो आपने एक्सपीरियंस किया है पूरे अपने रिसर्च में, और तो उसको जो आप क्लियरली मेंशन करते हो, एक बिल्कुल उसका एक तरीका होता है मेंशन करने का उसको, रिपोर्ट को। तो आप उस
तरीके से उसको रिपोर्ट करते हो वो आप सेकेंड ईयर में भी देखोगे। तो रिपोर्टिंग का मतलब होता है अपने रिसर्च के फाइंडिंग्स को क्लियरली और सिस्टमैटिक तरीके से, यहाँ पे सिस्टमैटिक पे ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से आप नहीं कर सकते, एक सिस्टमैटिक ढंग से आपको तरीके से उसको प्रेजेंट करना है ताकि रीडर को सब कुछ ईजिली समझ में आ जाए। तो रिपोर्टिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले होता है की रिजल्ट्स का समरी। जो की रिजल्ट्स हैं उसको समराइज करते हैं हम लोग। आपको अपने मेन फाइंडिंग्स को शॉर्ट और क्लियर वे में समराइज करना होता है। दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन का डिस्कशन, कैसे आपने इंटरप्रेट किया उसको डिस्कस करना था। सिर्फ बता देना कि क्या मिला काफ़ी नहीं होता है। जैसे आपने ढूंढ लिया कि मुझे ये मिला, लेकिन कैसे आपने इंटरप्रेट किया आपको एक्सप्लेन भी करना होता है कि उसका मतलब क्या है। फिर सपोर्टिंग लिटरेचर, कौन कौन से जो आपने फाइंडिंग्स निकाली हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्रीवियस स्टडीज या थ्योरीज का रेफरेंस देना पड़ता है। कहाँ से आपने स्टडी किया, कोई हो सकता है आपने ऑनलाइन जर्नल पढ़ा हो या फिर आपने कोई रिसर्च वर्क किसी का देखा हो, आपने किसी की किताब पढ़ी हो, मतलब कहाँ से आपने फाइंडिंग्स निकाली हैं वो सब आपको लिखना होता है। सपोर्टिंग लिटरेचर, रेफरेंस जिसको कहते हैं। और फाइनल होता है कंक्लूजन, जो आपका है उसका रीज़न। आपने जो कंक्लूजन निकाले उनका रीज़न भी क्लियरली बनाना होता है ताकि रीडर समझ सके आप उस रिजल्ट तक कैसे पहुँचे। तो जो एक अच्छा रिपोर्ट होता है वो सिर्फ डेटा का रिफ्लेक्शन नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि रिसर्चर ने डेटा को कैसे समझा और उसे क्या यूजफुल इंसाइट्स उसने उसमें से निकाले। ये फ्यूचर रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑफ डेटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में रिपोर्ट बनाने के लिए। तो जब आपका पूरा रिसर्च हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनल रिपोर्ट बनाना, जिसमें आपको अपने डेटा को क्लियर, अनबायस्ड और सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करना होता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। तो सबसे पहले सोचिए कि रिपोर्ट किसके लिए बनाई जा रही है। ठीक है, जैसे फंडर्स, एम्प्लॉयज़ के लिए, क्लाइंट के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, किसके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं। उसी हिसाब से अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करिए ताकि रिपोर्ट उनके लिए यूजफुल बन सके। दूसरा होता है रिव्यू एंड डिस्कशन ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट रेडी होने के बाद पार्टिसिपेंट्स या स्टेक होल्डर्स के साथ उस पर डिस्कशन करिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें और पार्टिसिपेंट्स हैं, रिपोर्ट रेडी होने के बाद आप उनसे डिस्कशन करिए। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी इंटरप्रिटेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। जैसे आप सेकेंड ईयर में जब अपनी रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको जाके अपने जो एकेडमिक काउंसलर हैं उनके साथ आपको डिस्कशन करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मैंने ये फाइंडिंग्स की, ऐसे ऐसे मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ, ये सही है या नहीं सही है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं, उस समय पे गलत तरीके से रिपोर्ट बना देते हैं और फिर वो लास्ट में जाके दिखाते हैं जिस दिन वाइवा होता है और उस दिन उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो उसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है जिसके लिए आप बना रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव समरी। एक शॉर्ट और क्रिस्प एग्जीक्यूटिव समरी बनाइए जिसमें मेन कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस लिखी हो। जिस ऑर्गेनाइजेशन, लोगों या सिचुएशन पे रिसर्च की गई उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। रिसर्च का गोल, यूज की गई मेथड और एनालिसिस का ब्रीफ होना चाहिए उसमें। ज़रूरत पड़ने पर क्वेश्चनर्स या इंटरव्यू गाइड्स भी अटैच कर सकते हैं। जो आपने क्वेश्चनर यूज़ किए हैं या इंटरव्यू में कैसे कैसे आपने किया है वो सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है स्कोप ऑफ फ्यूचर रिसर्च। अपनी स्टडी के एंड में आगे और क्या रिसर्च की जा सकती है उसके सजेशंस देने पड़ते हैं, आपको देना चाहिए। आप एक शॉर्ट गाइड भी दे सकते हैं जो फ्यूचर रिसर्चर्स के काम आए। स्कोप ऑफ फ्यूचर रिसर्च, तो याद रखिए एक अच्छी क्वालिटेटिव रिपोर्ट सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताती, वो समझने में हेल्प करती है कि उन फैक्ट्स का क्या मतलब है और उनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ये थे स्टेप्स। आगे आता है अगला टॉपिक, कंटेंट्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। एक रिसर्च रिपोर्ट के बेसिक सेक्शंस कौन कौन से होते हैं। जब भी आप एक रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो तो सिर्फ डेटा का समरी बनाना काफ़ी नहीं होता, आपको रिपोर्ट प्रॉपरली स्ट्रक्चर करनी होती ताकि दूसरे लोग भी उसे सीख सकें या आगे रिसर्च कर सकें। अब चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड रिसर्च रिपोर्ट के बेसिक सेक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले होता है टाइटल पेज रिसर्च में, रिपोर्ट में। तो टाइटल पेज में क्या होता है, इस पेज पर होता है रिसर्च का टॉपिक,
आपकी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम, रिपोर्ट सबमिट करने की डेट। ये हो गया टाइटल पेज। सेकंड पेज होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये एक इंडेक्स होता है जिसमें हर सेक्शन का नाम और उसका पेज नंबर दिया होता है ताकि रीडर को रिपोर्ट पढ़ते वक्त आसानी हो। उसमें आप क्या करते हैं, सारे टॉपिक्स देते हैं और कौन कौन से पेज पे क्या क्या आपने लिखा वो दे देते हैं, जिससे किसी को अगर उस टॉपिक पे जाना है तो आप सीधा पेज नंबर देख के वहाँ डायरेक्टली जा सकता है। तो वो हो गया टेबल ऑफ कंटेंट्स। थर्ड है एग्जीक्यूटिव समरी, एक छोटा सा शॉर्ट समरी, एक पेज का, आपके रिसर्च के मेन फाइंडिंग्स और उन पे बेस्ड रिकमेंडेशंस मेंशन होती है इसमें। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होती है जो पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते। तो एक जो शॉर्ट समरी है, एग्जीक्यूटिव समरी है, उससे एक आइडिया मिल जाता है कि पूरे रिपोर्ट में क्या बात हो रही है या होने वाली है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। इसके बाद लिखा जाता है पर्पस क्या है रिपोर्ट का। तो इसमें क्या लिखा जाता है, रिसर्च का मेन एम और ऑब्जेक्टिव। किस टाइप की रिसर्च है ये आपकी, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, तो ये सब आपको पर्पस ऑफ द रिपोर्ट में लिखना होता है, उसका मेन एम और ऑब्जेक्टिव। फिर होता है कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च टारगेट। इस सेक्शन में होता है टॉपिक का बैकग्राउंड, जैसे किसी पर्सन, इवेंट या प्रोग्राम की हिस्ट्री है या क्या है। तो टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है, क्या रिसर्च प्रॉब्लम है, मतलब रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है ये लिखना होता है, क्या गोल्स थे, क्या एक्सपेक्टेड आउटकम थे, ये सब लिखना होता है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या थे। साथ ही एक लिटरेचर रिव्यू भी होता है जो पिछली स्टडीज को डिस्कस करता है। तो ये हो गया कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ द रिसर्च, कि क्या क्या था, क्वेश्चंस वगैरह चीज़ें क्या थी जिसके बेसिस पे आपने रिसर्च टारगेट किया। उसके बाद आता है मेथोडोलॉजी। ये सेक्शन बताता है कि आपने रिसर्च कैसे की, सैंपल साइज कितना था और लोग कैसे सेलेक्ट हुए, कौन से टूल्स, क्वेश्चनर्स यूज़ किया आपने, कौन से टाइप का डेटा कलेक्ट किया गया, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग्स एक्सेट्रा। ये सब आपको मेथोडोलॉजी में लिखना होता है, कौन कौन से मेथड्स आपने बेसिकली यूज़ किए। उसके बाद आता है रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स। इसमें आप डेटा का एनालिसिस और की रिजल्ट्स लिखते हैं जो रॉ डेटा से निकलकर पैटर्न्स, ट्रेंड्स या आंसर्स देते हैं, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स। उसके बाद इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन। यहाँ आप एक्सप्लेन करते हो आपके रिजल्ट का क्या मतलब निकला, वो रिसर्च टारगेट या सोसाइटी के लिए कैसे यूजफुल हो सकते हैं। उसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। कोई भी रिसर्च परफेक्ट नहीं होती। इस सेक्शन में आप बताते हो आपकी स्टडी किस कॉन्टेक्स्ट तक वैलिड है, क्या रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस थी आपकी, ये सब इसमें आप बताते हो। जैसे सैंपल साइज छोटा था, टाइम कम था, तो ये सब आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद आता है रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीकेशंस। इसमें आप सजेस्ट करते हो इस सेक्शन में आपके रिसर्च के बेस पर क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ये रिकमेंडेशन एंड इम्प्लीकेशन हो गया। फिर आता है रेफरेंसेस। जो भी बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स या स्टडीज आपने रिसर्च में यूज की हैं उनका प्रॉपर साइटेशन यहाँ दिया जाता है। और लास्ट होता है अपेंडिसेस। ये एक एक्स्ट्रा सेक्शन होता है जिसमें क्वेश्चनर फॉर्म्स, रॉ डेटा टेबल्स, केस स्टडीज या कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल अटैच किया जा सकता है। तो ये थे 12 स्टेप्स रिपोर्ट लिखने का जो तरीका होता है वो। तो याद रखिए, एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती बल्कि क्लियर, क्रेडिबल और प्रैक्टिकल इंसाइट्स प्रोवाइड करती है जो फ्यूचर रिसर्चर्स और डिसीजन मेकर्स के काम आ सकती है। अब पढ़ते हैं डूज एंड डोंट्स इन इवेल्युएटिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा को इवेल्युएट, इंटरप्रेट और रिपोर्ट करते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स की, यानी आपको क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए जब आप क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज और रिपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डूज, यानी ये चीज़ आपको जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट द सैंपल पॉपुलेशन। जो लोग आपके स्टडी में इंक्लूड हैं जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेशेंट्स, उनके बारे में क्लियर और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है ताकि रीडर को पता चले कि डेटा कहाँ से आया, आपका सैंपल पॉपुलेशन क्या है। दूसरा चीज जो आपको करना चाहिए, कोड द डेटा प्रॉपरली। डेटा को कोड्स में कन्वर्ट करना, जैसे थीम वाइज या टॉपिक वाइज प्रोसेसिंग और एनालिसिस को बहुत इजी और ऑर्गेनाइज्ड बना देता है। तो हमने पढ़ा था ना लेबलिंग, कैटेगराइजिंग और कोड करना। तो कोड करना डेटा को आपको
समझने में, एनालिसिस करने में ईजी बना देता है। फिर यूज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और मैट्रिसेस। जो विजुअल टूल्स होते हैं जैसे चार्ट्स, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ, ये सब डायग्राम्स, टेबल्स, उनका यूज़ करिए ताकि डेटा फाइंडिंग्स को क्लियरली जो है एक्सप्लेन किया जा सके। तो चार्ट्स वगैरह से, टेबल वगैरह से, इनसे डेटा इजीली समझ में आया था, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम बोथ करंट एंड रिलेटेड रिसर्च। तो आपके स्टडी के रिजल्ट्स को सिर्फ अपने डेटा तक मत रखिए, उससे लिंक करिए एग्जिस्टिंग थ्योरीज या प्रीवियस रिसर्च के साथ भी। इससे आपके फाइंडिंग्स और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो पुराने रिसर्च का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है डेवलप पॉलिसीज फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। ये क्या है? अगर डेटा पे और क्लैरिटी चाहिए या वैलिडिटी पे डाउट हो तो पॉलिसीज या फॉलोअप स्टेप्स प्लान करिए, जिससे आप डेटा को और वैलिडेट कर सकते हैं। कि कैसे और वैलिडेट किया जा सकता है, इसके लिए आप एक पॉलिसी बनाइए। ये हो गए डूज, जो एकदम करना चाहिए। अब आता है डोंट्स, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन रिसर्च डिजाइन। कोई भी रिसर्च डिजाइन परफेक्ट नहीं होता। अगर आप सिर्फ एक ही अप्रोच यूज करते हो तो आप कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च के तरीके होते हैं, तो एक ही मेथड यूज करके आप किसी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट ना निकले। इसलिए आपको अलग अलग तरीके ट्राई करने चाहिए। तो एक ही रिसर्च डिजाइन पे जो है आश्रित मत रहिए। नेक्स्ट है डोंट फोकस ओनली ऑन सक्सेसेस। रिसर्च में फेलियर या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें इग्नोर मत करिए। कभी कभी वही चीज़ें नए इंसाइट्स देती हैं। लास्ट है डोंट डिपेंड ओनली ऑन क्वेश्चनेयर्स। तो बहुत से लोग जब रिसर्च करते हैं तो क्वेश्चनेयर का यूज़ करके उनको लगता है कि हमने डेटा फाइंड कर लिया, जो कि सही नहीं है। तो क्वेश्चनेयर्स हेल्पफुल होते हैं, सही बात, लेकिन इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन से जो डेप्थ मिलती है वो क्वेश्चनेयर में नहीं होती। तो मिक्स्ड मेथड्स यूज़ करना चाहिए। तो ये थे डोंट्स। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्लैरिटी, डेप्थ और बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव डेटा या एक मेथड पे फोकस करेंगे तो आप रियल पिक्चर मिस कर सकते हैं। तो ये था इस सब्जेक्ट का, रिसर्च मेथड्स का, हमारा लास्ट वीडियो। चैप्टर का नाम था रिसर्च मेथड में रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग कैसे करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब जो है रिसर्च मेथड इस सब्जेक्ट के मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं, तो आप सब कुछ यहीं पढ़ सकते हैं आसानी से। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको पूरे बुक के नोट्स चाहिए या चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए या किसी इंडिविजुअल चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे pxmonks@gmail.com मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।